नमस्कार मित्रों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है तथा इस टॉपिक का नाम है संज्ञा। तो हिंदी व्याकरण का मुख्य टॉपिक संज्ञा। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अर्थात भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान अर्थात और भाव, किसी की विशेषता बतानी है, किसी के मनोभाव, गुण को दर्शाने, इन सभी के नामों को क्या बोला जाता है? संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, सीता, तो ये सभी क्या हैं? किसी विशेष व्यक्तियों के नाम हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अन्य वस्तु, अगर आप यहाँ रूम में भी देख रहे हैं तो ये चौक मेरे हाथ में है, चौक क्या है? एक वस्तु है। ये बोर्ड, यह एक वस्तु है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, मेज, कुर्सी, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगी? उन सभी के नाम संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। थर्ड, स्थान, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आगरा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, अहमदाबाद की बात करते हैं, तो किसी विशेष स्थान के नाम का बोध कराना वाले जो नाम होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। चौथा हो जाएगा भाव। भाव पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और जैसे आज मौसम बहुत अच्छा है, तो यहाँ जो मौसम है वो संज्ञा को दर्शाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, तो यहाँ जो खुश शब्द है वो संज्ञा को दर्शाएगा। तो एक बार और मैं रिपीट करूँगी संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने प्रकार के हैं? संज्ञा को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम इसका दूसरा प्रकार देखें तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। तथा इसका तीसरा प्रकार होगा भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा हुआ है, जैसे कि राम घूमने जाता है। तो यहाँ जो राम शब्द है ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए कहा गया है, इसलिए राम क्या होगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अगर हम इसका दूसरा उदाहरण लें, राम दिल्ली जाता है, तो यहाँ दिल्ली क्या है? एक विशेष स्थान का नाम है, तो ये भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तथा राम अगेन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि इस विशेष व्यक्ति के लिए कहा गया है। अर्थात जब भी किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए या किसी स्थान के लिए किसी शब्दों का यूज़ किया जाता है, उन नामों को क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा जो प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। कोई भी विशेष व्यक्ति या फिर कोई भी स्थान किसी समुदाय के अंतर्गत आता है, किसी जाति के अंतर्गत आते हैं। अतः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो ग्रुप है वो सम्मिलित हो जाएगा। जब किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं फलों की, तो यहाँ किसी विशेष फल का नाम नहीं आया है। अर्थात सिर्फ फल के अंदर भाई अन्य प्रकार के फल भी आ सकते हैं, उनके नाम आ सकते हैं। अगर मैं किसी विशेष फल का नाम लेती हूँ तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ फल बोलती हूँ वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे सीता फल खाती है। सीता फल खाती है, तो यहाँ जो फल शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर मैं बोलूँ सीता आम खाती है, तो यहाँ आम क्या है? एक विशेष फल का नाम है, तब वो कौन से संज्ञा के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के। सीता आम खाती है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर सिर्फ आम या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिया जाए तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और अगर किसी पूरी प्रजाति का नाम आ जाए या किसी जाति का नाम आए तब
आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं बस यूँ बोलती हूँ स्थान, कि वह एक स्थान पर जाता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर पर मैं फिक्स बोलती हूँ कि वह सूरत जाता है, एक स्थान का विशेष नाम अगर मैंने लिया है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का अंतर्गत आएगा। नदियों के अगर मैं नाम लेती हूँ, या गंगा, यमुना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बट अगर मैं सिर्फ नदी बोलती हूँ या वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें अंतर है, ये पता होना चाहिए। अब तीसरा प्रकार जो है संज्ञा का, वह है भाववाचक संज्ञा, अर्थात किसी व्यक्ति के भावों, मनोभावों, गुणों या विशेषताओं का बोध कराने वाले नाम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, मैंने अभी उदाहरण दिया, वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ये तीन प्रकार जो हैं वो संज्ञा के हैं। आजकल अंग्रेजी व्याकरण का अत्यधिक उपयोग होने की वजह से संज्ञा के दो एक्स्ट्रा रूप भी बना दिए गए, दो एक्स्ट्रा प्रकार बना दिए गए हैं। अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो ये तो मुख्य तीन रूप हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा अब अंग्रेजी व्याकरण के अधिक प्रभाव में दो अन्य प्रकार हम पढ़ेंगे। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा। तो पहले हम बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और सेकंड है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्य से अभिप्राय पदार्थ से संबंधित है। जब भी किसी पदार्थों का नाम का बोध हो, उस प्रकार की संज्ञा को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ घी, तेल, क्या है घी, तेल, ये सब द्रव्य हैं या पदार्थ हैं। तो सोना, चांदी, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर मैं अब तो संज्ञा का वह रूप जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के बारे में उसके नाम का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण अगर मैं देखूंगी तो सोना, चांदी, घी, तेल, लोहा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब नेक्स्ट है समुदायवाचक संज्ञा। हालांकि द्रव्यवाचक और समुदायवाचक अगर हम ब्रॉडली देखा जाए तो ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं, लेकिन सिर्फ इन्हें अलग प्रकारों में बांटा गया है। समुदाय यानी समूह या ग्रुप। जब किसी समुदाय या किसी झुंड की बात करें और उनका नामों का हमें संबोधन करना है, तो ऐसा संज्ञा को बोला जाएगा समुदायवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए अगर हम बोलते हैं कक्षा, तो कक्षा जो है वो क्या है? उसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं सम्मिलित होते हैं, समुदाय होता है, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग नाउन। और कक्षा हो सकता है, झुंड को अगर हम बोलें कि वहाँ एक झुंड जा रहा है, तो झुंड क्या होगा? समुदायवाचक संज्ञा। समूह, तो ये जो सभी शब्द हैं वो समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो तीन रूप हैं, और अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव की वजह से ये दो अन्य प्रकार भी संज्ञा में जुड़ चुके हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और अन्य है समुदायवाचक संज्ञा। कभी कभी जनरली हम देखने में आता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जातिवाचक संज्ञा की तरह वर्क कर रहा है, कभी जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह वर्क करता है। उसका अगर हम उदाहरण देखें तो एक मैं उदाहरण देकर आपको ये सिद्ध करती हूँ। उदाहरण के लिए पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जनरली पंडित शब्द किस में आता है? एक जाति में आता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम तो है नहीं। तो यह एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चूंकि मैंने यहाँ पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे,
हमने एक किसी विशेष व्यक्ति की बात करी है यहाँ पर, हमने ये बात नहीं करी, हमने पंडितों की बात नहीं करी है, हमने पंडित जी के नाम से हम किसको संबोधित करना चाह रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इस समय ये जो जातिवाचक संज्ञा है वो किस में बदल जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ पर जो पंडित लिखा है वो पंडित जातिवाचक संज्ञा का न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। इसी प्रकार कई बार जब हम जातिवाचक संज्ञा का उपयोग करते हैं पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग करने पर भी वो जातिवाचक संज्ञा की भांति कार्य करता है। उदाहरण के लिए, दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। दुनिया में रावणों की कमी नहीं है। तो यहाँ एक रावण शब्द का उपयोग हुआ है। रावण जो है एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो हम यूँ नहीं कह सकते कि अरे ये तो एक विशेष व्यक्ति का नाम हुआ है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसका जो रियलिटी है वो रावण शब्द से है। रावण मतलब जिसने, हम क्या बोल सकते हैं रावण को, जो कि बहुत ज़्यादा विश्वासघाती व्यक्ति होता है, उसे हम रावण शब्द उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तेज व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दुनिया में रावणों या बुरे व्यक्तियों की कमी नहीं है। तो यहाँ रावणों शब्द का उपयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर यहाँ रावण शब्द किस लिए है? जातिवाचक संज्ञा के लिए यूज़ किया गया है। इसी प्रकार कई बार जब हम भाववाचक संज्ञा का उपयोग करते हैं, उस भाववाचक संज्ञा का अगर हम सिंगुलर वर्ड में यूज़ कर रहे हैं, एक वचन की तरह अगर हम उपयोग कर रहे हैं, उस कंडीशन में वो भाववाचक संज्ञा की तरह होगा। लेकिन अगर हम उसका बहुवचन बना देते हैं, उस कंडीशन में वह जातिवाचक संज्ञा में चेंज हो सकता है। अगर हम इसके उदाहरण देखते हैं तो जैसे कि बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो। यहाँ पर जो बुराई शब्द है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि उसमें बहुत बुराइयां हैं, उसमें बहुत बुराइयां हैं। अब अगेन यहाँ पर क्या शब्द आया है? बुराई शब्द आया है। तो जब वापस यहाँ बुराई शब्द आया है, ये बुराई भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। ये जब भी ये बहुवचन में बदल गया है, जैसे बुराई का बहुवचन क्या होगा? बुराइयाँ। तो जब बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है, उस कंडीशन में उसका संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। अब ये भाववाचक संज्ञा न होकर अब ये जातिवाचक संज्ञा में बदल चुकी है। तो इस प्रकार हम संज्ञा को समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके पश्चात हमने पढ़ा संज्ञा के 3 रूप, मुख्य रूप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा, तथा अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञा है उनके बारे में हमने पढ़ा। और फाइनली कैसे एक संज्ञा का रूप दूसरी संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम सर्वनाम लेकर आएंगे। धन्यवाद।